हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योने क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योने क्लासेस पे। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सैम्पल पेपर कर रहे थे हम, ये इसका पार्ट नंबर 3 है। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। जो 2 पार्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट में क्या है, आपके जो चैप्टर्स हैं उसके नोट्स के साथ पहले समझाया है और फिर एमसीक्यूज करवाए हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो वो वीडियोस देख लीजिए आप, चैप्टर वाइज हैं आपके एमसीक्यूज। अब जो है हम यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन रह गए थे, 20 करके 2 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। अब हम करेंगे 41 से अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट। 41 वाला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। अभिकथन यहाँ पर हमसे कह रहा है कि शांति बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो शांति बनाए रखने में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो अपनी निभाते हैं, ये बोला गया। तो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर अगर देखा जाए, सबसे बड़ा संगठन हमारा कौन सा, यूएन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है। अब दूसरा, इसका कारण देते हुए, यानी कि अभिकथन ने जो कहा है उसे एक्सप्लेन करते हुए उसका कारण देते हुए यहाँ पर बताया गया है, देशों में एक दूसरे के साथ संघर्ष और मतभेद हैं। अब यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो है अपना यहाँ पर ऑप्शन देखना है कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है, अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरे वाला हमारा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जो यूएनओ है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है महत्वपूर्ण, वो शांति बनाए रखने के लिए जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभा रहा है, जैसे हम सभी को पता है। उसी की वजह से अब 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। पर यहाँ पर जो कारण दिया गया है कि देश एक दूसरे के साथ क्या कर रहे, संघर्ष कर रहे, मतभेद कर रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर विश्व को देखा जाए तो ये सिचुएशन है, संघर्ष भी होते हैं देशों के बीच में, मतभेद भी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें अपने आप में ठीक है। पर अगर हम जो कारण है अगर ये कहें कि ये ऊपर वाला अभिकथन जो कहा गया है उसका बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अलग सिचुएशन बता दी गई है कारण में, इसलिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा दूसरे वाला जो ऑप्शन है वो ठीक। हमें क्या देखना पड़ता है कि जो अभिकथन बताया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, पहली बात ये, कारण बताया गया है वो सही है या नहीं है। दूसरी बात ये, फिर हमें देखना पड़ता है जो कारण बताया गया है वो ऊपर से रिलेट करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पर 42 वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर ये बोल रहा है, अभिकथन दे दिया इन्होंने फिर से, और ये दे दिया यहाँ पर कारण। अभिकथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के पास एक वोट है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य के पास एक वोट होता है। हालांकि स्थायी सदस्य नकारात्मक तरीके से मतदान कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्थायी सदस्यों के बारे में बताया गया, तो आप सभी को पता होगा जो स्थायी सदस्य है उसे वीटो पावर मिली हुई है। ठीक है, मतदान करने की एक अलग शक्ति मिली हुई है उनको, तो वो वोट जो है रोक भी सकते हैं। ठीक है, हमें पता है जो वीटो पावर है उसकी क्या विशेषता होती है। अब यहाँ पर कारण क्या कह रहा है, विकासशील जो देश होते हैं, जो दुनिया है उसमें विकास के कई अलग अलग जो स्तर हैं उन पर देश शामिल हैं। तो विकासशील जो देश हैं उनमें भी क्या है, एक जैसे देश शामिल नहीं है, यानी कि जिनका स्तर अलग अलग है वो जो देश है वो शामिल है इसमें। ये बात बिल्कुल ठीक है, हर किसी का जो स्तर है वो सेम नहीं है, हर किसी का जो स्तर है वो अलग अलग है। तो अब यहाँ पर दोनों बातें हमारी ठीक कही गई है, पर यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर जो अभिकथन और कारण है दोनों सही है, पर अभिकथन जो है, यहाँ पर जो अभिकथन ने कहा है वो कारण उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर 43 वाला। यहाँ पर कह रहा है अभिकथन ने कुछ कहा है यहाँ पर हमें, और फिर कारण दिया गया है। तो अभिकथन यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त जो संघ है, सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक अर्थों में भी स्थिर हो गया था। तो जैसे कि हमने देखा, जैसे जैसे सोवियत संघ के विघटन का समय आया उस टाइम तक जो सोवियत संघ है वो प्रशासनिक जो मामले थे और जो राजनीतिक जो था स्तर, यानी कि सोवियत संघ इन दोनों चीज़ों में क्या हो चुका था, स्थिर हो चुका था। अगर राजनीतिक की बात की जाए तो 70 सालों से वहाँ पर एक ही पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी वहाँ पर? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है,
इस तरीके से देखा जा सकता है। अब कारण यहाँ पर क्या कह रहा है, सोवियत व्यवस्था समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। कारण जो यहाँ पर कहा गया है वैसे तो बिल्कुल ठीक कहा गया है, क्योंकि जो सोवियत संघ है वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों बातें ठीक कही गई हैं, पर यहाँ पर कारण जो है बिल्कुल भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है अभिकथन की। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो है इसका भी हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 वाला। अब यहाँ पर हमारे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन नहीं है, केवल वैसे क्वेश्चन पूछा गया है। जहाँ तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का संबंध है, गलत तर्क जो है हमें यहाँ पर बताना है कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कहे गए हैं इन्होंने कथन, अब इनमें से बताना है कौन सा गलत तर्क दिया गया है सुरक्षा परिषद में भारत की सीट को लेकर। तो पहला यहाँ पर कहा गया भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय योगदान दिया है और इसके भुगतान पर हमेशा लड़खड़ाता रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत बताई गई है यहाँ पर, क्योंकि अगर देखा जाए हर देश क्या करता है, क्योंकि अगर देखा जाए सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए एक योग्यता ये भी होती है कि जो यूएनओ है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके वित्तीय योगदान देना है उसमें। पर ये जो बात होती है इसमें ये नहीं होता है कि किसको कितना देना है। भारत चाहे कम दे चाहे ज़्यादा दे, पर भारत देता है उसमें वित्तीय योगदान अपना। पर जितना भी देता है उसको लेकर, उसके भुगतान को लेकर कभी भी उस पर क्या है, कभी भी वह कमज़ोर नहीं पड़ता। एक तरीके से कभी भी उसे मुश्किलों का जो सामना है वो नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला कथन तो हमारा गलत हो गया, इसे हम सर्कल कर देते हैं। दूसरा देखिए, भारत विश्व पटल पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। तो बिल्कुल अगर देखा जाए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो भारत है वो एक तरीके से आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर भी आया है। और ये भी कहा जाता है कि 2030 तक भारत क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, यहाँ पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी पहलों में भाग लिया है। तो सभी पहलों में भाग भी लिया है उसने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के हर मामले में रहता है वो, जो सही मामला होता है। अब फोर्थ वाला, संयुक्त राष्ट्र की शांति जो सेना है उसमें भारत ने बहुत अपनी अहम भूमिका और लंबी जो भूमिका है वो निभाई है। बिल्कुल ठीक है, अपने जो शांति सेना होती है भारत की उसे भी क्या करता है भारत यूएनओ के लिए भेज देता है। ठीक है, यहाँ पर इसको देखते हुए एक गलत जो कारण हमारे यहाँ पर निकल के आए, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक, फर्स्ट वाला यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 45 वाला है। अभिकथन फिर से दे दिया गया है हमें। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन कह रहा है नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल बात ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक जो निकाय है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर कारण देते हुए कह रहा है कि भारत ने कि जो ये नीति आयोग है उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर कारण दिया है। कह रहे हैं कि भारत के मुख्यमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं भारत के मुख्यमंत्री ना होकर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इनके क्या है, इस जो नीति आयोग है इसके पदेन अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसको लेकर हमारा यहाँ पर 45 का केवल और केवल पहला का जो अभिकथन है वो सही है और दूसरा जो है बिल्कुल गलत है। तो इसको लेकर हमारा थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अभिकथन सही है और परंतु कारण जो है वो असत्य यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 वाला है, यहाँ पर पूछ रखा है हमसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के किन मामलों में मदद करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस मामले में हमारी मदद करता है, आपका चैप्टर 6 से है जो फर्स्ट बुक है उसकी। पहला यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है रहने की बेहतर स्थिति और लोकतांत्रिक देशों की स्थापना में। दूसरा है शांति और युद्ध के मामले में। तीसरा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में। और चौथा यहाँ पर क्षेत्रीय विवादों को हल करने में। तो देखिए जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय, अगर देखा जाए जो क्षेत्रीय विवाद होते हैं वो तो देश के अंदर ही तो होंगे, तो देश की जो सरकार है वही निपटेगी उससे। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा साफ तौर पर। अब सी वाला देखिए मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है उसे रोकने के लिए। तो मानवाधिकारों के उल्लंघन हो, जैसे कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र को देखें तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वो क्या करता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है अगर किसी भी देश में तो उसके लिए कदम उठाता है, तो इसको रोकने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। अब बी वाला देखिए जो शांति होती है और जो युद्ध होता है उनके मामलों को ठीक रखने में भी जो है इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी हमारा सही हो गया यहाँ पर। फर्स्ट वाला रहने की बेहतर स्थिति और लोकतांत्रिक देशों की स्थापना, हाँ इसके पक्ष में तो है, ये लोकतांत्रिक देश जो हैं वो हों इसके पक्ष में है, लोकतंत्र जो है देश अधिक से अधिक अपनाए इसके पक्ष में है। पर ये नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर डालता है, प्रेशर जो है मानवाधिकारों को लेकर डालता है। तो यहाँ पर बी और सी ठीक है और यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 वाला हमारे सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है
भाषा और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करने का विचार किया गया था, कहा गया था स्वतंत्रता से पहले कि स्वतंत्रता के बाद भारत का क्या होगा, भारत दोबारा से उसके अंदर जो राज्य बने हुए हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे बने थे उन्हें क्या दोबारा से पुनर्गठन किया जाएगा उसका। ठीक है, पुनर्गठन का मतलब है दोबारा से गठन किया जाएगा उसका। तो यहाँ पर जो ये विचार था इसको लेकर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहला ऑप्शन है सत्ता के बंटवारे की अवधारणा को साकार किया गया। दूसरा, भिन्नता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तीसरा, राज्यों के सीमांकन के लिए एक समान आधार पाया गया। और चौथा, देश के कई क्षेत्रों में छोटे अलग राज्यों के गठन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए। तो यहाँ पर प्रभाव की बात ना करके नकारात्मक प्रभाव की बात है। तो इसको लेकर प्रभाव तो ये ऊपर वाले भी पड़े हैं हमारे, इसमें सत्ता का जो बंटवारा है उसकी अवधारणा एक तरीके से निकल के आई है कि इतने सारे राज्य हैं तो उसके लिए सत्ता का बंटवारा भी होना चाहिए, बात भी ठीक है। भिन्नता का सिद्धांत जो है उसे भी अपनाया एक तरीके से, क्योंकि इतनी ज़्यादा भिन्नता है, हमें पता होगा भारत जो है भिन्नताओं वाला देश है, फिर भी उसमें एकता है। और सी वाला राज्यों के सीमांकन को लेकर एक समान जो आधार है, भाषा जो है वो निर्धारित की गई थी। और जहाँ पर भाषा नहीं है वहाँ पर संस्कृति वगैरह देखी गई थी राज्यों को बनाने के लिए। तो ये बात भी ठीक है। पर यहाँ पर जो नकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी ही ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि देश के कई छोटे छोटे जो अलग अलग जो राज्य हैं उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में मांग उठनी शुरू हो गई कि हमें क्या है भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाओ। ठीक है, तो ये मांग उठनी शुरू हो गई थी, तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे, नेहरू युग के दौरान हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों और समूहों ने क्यों माना कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लॉक के साथ अधिक मित्रवत होना चाहिए। तो नेहरू के युग के दौरान यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब प्रधानमंत्री बने थे नेहरू, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, नेहरू जो थे प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू, वो क्या है चीनी जो थे, चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनसे क्या थे, ज़्यादा लगाव था उनका, और उनका मानना था चीन हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। और इसको लेकर उन्हें क्या है चेतावनी भी दी गई थी हमारे ही देश के नेता के द्वारा। उस नेता का क्या नाम था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, फिर भी नेहरू नहीं माने और उन्होंने चीन के उस साइड क्या है अपनी सेना जो है बहुत अर्धबल जो सेना है वो तैनात की थी, यानी कि आधी सेना वहाँ पर तैनात की थी। पर इसको लेकर क्या चीन ने उसका फ़ायदा उठाया और आक्रमण कर दिया, और 1962 का क्या हुआ था, वॉर हो गया था चीन और भारत के बीच में। तो उस टाइम के बाद जब ये वॉर समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, यानी कि चीन को ही हारना पड़ा था, चीन को झुकना पड़ा और पीछे चला गया चीन। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेहरू को लेकर हमारे देश में जो उनकी छवि उभर कर आई थी वो बहुत ही ख़राब उभर कर आई थी, क्योंकि उन्हें सूचित भी किया गया था, चेतावनी भी दी गई थी, फिर भी वो बहुत हल्के में ले रहे थे। तो इसको लेकर क्या हुआ कि हमारे देश के जो ज़्यादातर जो नेता वगैरह हैं वो मानने लग गए थे कि जो राजनीतिक दल है उसे क्या होना चाहिए, जो अमेरिका है उसके प्रभाव में होना चाहिए, यानी कि उसके जैसा होना चाहिए, उसके नेतृत्व वाला होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर भारत में भी क्या होना चाहिए, लोकतंत्र समर्थक होना चाहिए और पूंजीवादी जो विचारधारा उसको बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई, यहाँ पर बीच में नेहरू है और साइड में इतने सारी जो पार्टीज वगैरह हैं। अब यहाँ पर क्या यहाँ पर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य का नाम। यहाँ पर ये पार्टीज नहीं है, यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं इतने सारे, ये सारे के सारे जो राज्य है वो मांग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो नेता दिखाए गए हैं पर ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है भाषा के आधार पर हमें एक अलग राज्य बना दो। तो सबसे पहले कौन सा एक अलग राज्य बना था भाषा के आधार पर, सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश वो भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें ये पिक्चर दिखा दी गई है और हमसे पूछा गया है यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये किस चीज़ की है, ये पूछा गया है किस चीज़ का प्रतीक है ये लोगो। पहला यहाँ पर दे रखा है वैश्विक प्रगति, दूसरा विश्व शांति, तीसरा है विश्व में समता का और चौथा है लोगों के बीच सद्भाव। तो विश्व शांति का प्रतीक है, क्योंकि ये जो पिक्चर है आपकी, ये जो लोगो है, पिक्चर नहीं कहेंगे, ये लोगो जो है आपका UNO यानी कि जो UN है उसका लोगो दिखाया गया, और UN जो है शांति का प्रतीक है। यहाँ पर जो पत्तियाँ लगाई गई हैं ये शांति का प्रतीक होती है, बीच में विश्व की जो है ये दिखाया गया है, यानी कि विश्व में शांति स्थापित करने का ये लोगो है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये बी वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर नीचे पिक्चर दिखाई गई, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन देखना है अपना।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक व्यक्ति है और इसके हाथ में जो है ये लोगो है यूएनओ का, यूएन का लोगो है, ठीक है। अब यूएन हो चुका है इसका नाम, और इस साइड जो है इसका, यहाँ पर इसने इतना बड़ा जो पावर वाला जो वॉर है, यहाँ पर वॉर लिखा हुआ है और ये पावर दिखाई गई और ये सेना है यहाँ पर तैनात जो है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र जो संदेश देता है वह क्या है। तो यहाँ पर जो चित्र संदेश दे रहा है वो क्या दे रहा है, दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग, यानी कि जो दुनिया है, विश्व है, उसे नियंत्रित करने के लिए अगर वहाँ पर शांति कायम नहीं होती है तो वॉर भी किया जा सकता है, युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अपना ये गद्यांश जो दिया गया इन्होंने दे रखा है। अब इसे रीड मैं यहाँ से कर रही हूँ। इस प्रकार यह निर्णय लिया गया कि जो उस समय तक भारत के नाम से जाना जाता था उसे दो देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाएगा। ऐसा विभाजन न केवल बहुत दर्दनाक था बल्कि निर्णय लेना और उसे लागू करना भी बहुत कठिन था। धार्मिक बहुमत के सिद्धांत का पालन करने का निर्णय लिया गया। इसका अर्थ यह है कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे वे पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में होंगे, बाकी का क्षेत्र भारत का होगा। विचार सरल लग सकता है लेकिन इसने सभी प्रकार की कठिनाइयों का जन्म दिया, ठीक है। यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वाला जो चैप्टर है आपका फर्स्ट वाला सेकंड बुक का चैप्टर जो है, उससे यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ 52 वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि 1947 में भारत का विभाजन बहुत दर्दनाक क्यों साबित हुआ। तो पहला ऑप्शन है आम जनता विभाजन के पक्ष में थी, दूसरा है दोनों देशों के नेताओं ने इसे ठीक से संभाला, तीसरा लोगों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था। भाषा के आधार पर तो बिल्कुल नहीं किया गया था, धर्म के आधार पर किया गया था, मुस्लिम और हिंदू। डी वाला यह जनसंख्या का सबसे बड़ा, अचानक और अनियोजित और दुग्ध हस्तांतरण था। तो ये सारी बातों का एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल समराइज कर दिया गया है इसे। तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये जनसंख्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी, उसका बहुत बड़ा विभाजन कहा जा सकता है, अचानक से हुआ था, एकदम से किसी को नहीं पता था, अनियोजित यानी कोई प्लानिंग नहीं थी और दुखद भी रहा है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 53 वाला इसी से रिलेटेड है। ये भी इसमें पूछा गया है कि विभाजन के मार्ग में कौन सी बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई। तो विभाजन के मार्ग में कौन सी कठिनाई उत्पन्न हुई थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर है ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की एक भी पट्टी नहीं थी, तो ये भी एक कठिनाई थी। भारत जो ब्रिटिश भारत था उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं मिल रहे थे। दूसरी, सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि ज़्यादातर जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे, फिर भी ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ पे भेजा गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन ठीक, ए और बी दोनों। अब 54 वाला क्वेश्चन है, पूछा गया यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो विश्व में भारत की क्या स्थिति होती। यानी कि अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान दोनों एक होते और भारत का विभाजन नहीं होता तो क्या होता। पहला ऑप्शन, भारत प्रादेशिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा राष्ट्र होता। अब भारत जो है बढ़ चुका है तो भारत का हिस्सा बहुत छोटा हो चुका है, अगर उसमें पाकिस्तान को ऐड कर दिया जाए तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा वो राष्ट्र। तो ये बात ठीक है आपकी फर्स्ट वाले। सेकंड देखिए, भारत ने वैश्विक स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती। तो वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र होता तो कुछ ना कुछ तो अच्छा रहता ही उसके लिए हर चीज़ में। तो इसको लेकर हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, इसलिए हमारे यहाँ पर दोनों सही वाला ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 55 वाला है, पूछा गया है पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय किस कारण हुआ। तो क्या कारण रहा था। कारण के रूप में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन हमें बताना है। पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। तो इन दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तो चल ही रही थी। दूसरा है 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम। तो 1940 के बीच में बहुत सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो हुए थे, ये तो ठीक है, पर वो जो चीज़ें हुई थी राजनीतिक घटनाक्रम इतने भी नहीं हुए थे उस टाइम पर। तो क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था, तो ये जो है हमारा कारण नहीं बना। उससे पहले ही जो है बीज उत्पन्न हो चुका था पाकिस्तान का निर्माण करने का, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही हो चुका था। तो इस टाइम तक तो बिल्कुल उनके बीच में विभाजन की जो स्थिति है वो कायम हो चुकी थी। और उसके बाद जो है 1940 का जो दशक था 1940 का, उसमें तो
इन भारत और जो पाकिस्तान है वो दोनों अलग होने ही थे, अलग बनाने का फैसला ले ही लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका यही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये छोटा सा पैराग्राफ रीड करना होगा, तो फटाफट मैं रीड कर देती हूँ। देखिए, भारत की परमाणु नीति हमेशा से शांति उन्मुख रही है, जिसका स्पष्ट प्रभाव नो फर्स्ट न्यूज़ की नीति में झलकता है। लेकिन समकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए वर्तमान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप नो फर्स्ट न्यूज़ की नीति की समीक्षा की जा सकती है और उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में अपनी सदस्यता सुनिश्चित करने और CTBT और NPT जैसी पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण परमाणु संधियों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये बात कही गई है। 56 वाला क्वेश्चन कह रहा है, नो फर्स्ट न्यूज़ की नीति की समीक्षा और परिवर्तन क्यों किया गया। तो इसकी समीक्षा और परिवर्तन क्यों किया गया? पहला ऑप्शन है, भारत अब एक शांति उन्मुख राष्ट्र नहीं है। दूसरा है, भारत UNSC का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तीसरा है, भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। तो यही वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा कि भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा ही सबसे ऊपर है। तो इसको लेकर समीक्षा भी की जा सकती है, इस नीति की, और परिवर्तन भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने पैराग्राफ में देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, भारत डैश में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। तो भारत किस में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है? पहला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो भारत उसमें ही करना चाहता है, वो चाहता है कि सुरक्षा परिषद में वो एक स्थायी सदस्य बन जाए। ठीक है, तो अस्थायी सदस्य तो रह चुका है भारत, पर स्थायी सदस्य की जो सदस्यता है वो हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ जो है भारत ज़्यादा चीज़ें पूरी कर रहा है, जो शर्तें हैं उसकी। तो इसलिए ए वाला आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 वाला है, CTBT के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो CTBT के लिए कौन सा विकल्प सही है? आपका थर्ड वाला ठीक होगा, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 वाला, भारत की परमाणु नीति निम्नलिखित में अपना संकल्प दोहराती है। तो परमाणु नीति भारत की क्या संकल्प अपना दोहराती है, यानी कि भारत की परमाणु नीति का संकल्प क्या है? तो पहला ऑप्शन है, अपनी क्षेत्रीय सर्वोच्चता स्थापित करना। दूसरा है, इसे सार्क के संरक्षक के रूप में स्थापित करता है। तीसरा है, निशस्त्रीकरण और क्षेत्रीय शांति की स्थापना करना। तो निशस्त्रीकरण और क्षेत्रीय जो शांति उसकी स्थापना करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 60 वाला है हमारा, भारतीय विदेश नीति कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रेरित है, गलत को पहचाने। तो गलत पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय एकता। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का संरक्षण। तीसरा है, अलायंस बिल्डिंग। तो अलायंस बिल्डिंग इसका सही हो जाएगा, यानी कि अलायंस मतलब गुट, जो एक तरीके से जो गुट होता है उसको अलायंस बोला जाता है। ठीक है, तो अलायंस बिल्डिंग इसका सही हो जाएगा। भारतीय विदेशी नीति के कारकों में एक जो श्रृंखला है, अलायंस बिल्डिंग, यानी कि एक अलग जो गुट है उसका निर्माण करना भारत की विदेश नीति में शामिल है ही नहीं। क्योंकि भारत की विदेश नीति में क्या चीज़ शामिल है? हमेशा से जो चीज़ शामिल रही है वो रही है गुट निरपेक्षता का पालन करना, किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करना। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो सैम्पल पेपर है पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके हो गए हैं पूरे 60 क्वेश्चन कंप्लीट। तो सैम्पल पेपर भी करके जाओगे प्री बोर्ड के लिए, तो उसमें क्या होगा, अभी तक आपने जितना पढ़ा है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन सेम भी आ रहे हैं, जैसे कि पहले वाले हमने क्वेश्चन पेपर अपने देखे हैं प्री बोर्ड जो भी हुए हैं, इकोनॉमिक्स के, इंग्लिश के और हिस्ट्री वगैरह के, तो उन सब में देखा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। आई थिंक आप सभी के लिए वीडियो अच्छी रही होगी। अगर क्लास अच्छी रही तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कैसी रही। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के फ़ोन में आ सके। थैंक यू सो मच।